रोहान की बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बहुत ही ज़बरदस्त उसने प्रेजेंटेशन दी थी और उसकी डील फाइनल हो गई। वो बहुत खुश सा था। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, अलीना ने उसे मुबारकबाद दी तो वो मुस्कुराया था। आज वो बहुत ही खुश और पुरसुकून सा लगा था। सर, ये खुशी कामयाबी की नहीं बल्कि कुछ पा लेने की खुशी लग रही है। इस खुशी में सुकून और इत्मीनान भी है। तो वो खिलकर मुस्कुराया था और ऑफिस की तरफ बढ़ गया। आज उसके चेहरे पर चमक थी। वो हर वक्त का उदास चेहरा खिल उठा था। आज सफ़ीना को ज़ोया की फ़िक्र हुए जा रही थी। वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। कल कितनी बार कॉल्स की मगर उसने एक ना उठाई। पता नहीं कल नाराज़ हो गई होगी, मगर इतनी भी क्या नाराज़गी, अब कॉल भी ना उठाए। मामा क्या हुआ है? कुछ परेशान सी लग रही है। जरताज अपनी माँ के पास बैठी बोली। कुछ नहीं, ज़ोया से बात करनी थी, फ़ोन भी नहीं उठा रही। बिज़ी होंगी किसी काम में, उसमें टेंशन की क्या बात है? जरताज बड़े आराम से बोली। पता नहीं रोहान का उसके साथ कैसा रवैया है। वो फिक्रमंदी से बोली। सब ठीक है मामा, आप बस टेंशन न ले। जरताज उस दिन रोहान और ज़ोया के साथ वीडियो कॉल पे देखकर मुतमईन थी। रोहान रात गए घर लौटा था। 12 बज गए थे। ऑफिस में ही बहुत टाइम लग गया। अपने पास एक्स्ट्रा चाबी से फ्लैट की डोर खोलकर अंदर दाखिल हुआ। हमेशा की तरह खाली घर ने उसका इस्तकबाल किया। लाइट्स ऑफ थी सब। अपने कमरे में आया, लाइट्स ऑन की सब। उसका कमरा खाली था। ज़ोया को कमरे में ना पाकर उसे गुस्सा आया था। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। बाद में उसकी खबर लेने का इरादा रखते वो पहले वॉशरूम के गया फ्रेश होने के लिए। चेंज करके वो बाहर आया। पता नहीं क्या समझती है खुद को। दरवाज़ा नॉक किया। ज़ोया, हल्का सा दरवाज़ा बजाया। ज़ोया, अब की आवाज़ तेज़ थी मगर बेसूद रहा। मगर फिर दरवाज़ा ज़ोर से बजाया। ज़ोया, दरवाज़ा खोलो। अगर मैंने दरवाज़ा खोला तो तुम्हारी खैर नहीं। अब के उसका पारा हाई था। फिर किचन से दरवाज़े की चाबी लाया। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आया तो वो मुंह तक कंबल लिए लेटी थी। तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? कब से दरवाज़ा बजाना? बस एक दिन में ही बीवी बनने का शौक़ पूरा हो गया। अब तुम्हें मेरे कमरे में होना चाहिए था। कहते उसने ज़ोया के मुंह से कंबल हटाया तो आंखें फटी रह गई उसकी हालत देख के। ज़ोया, ज़ोया क्या हुआ है तुम्हें? उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। वो उस पर झुका था। उसका मुंह थपथपाने लगा मगर वो होश से बेगाना थी। माथा शदीद तप रहा था। रोहान परेशान हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया अब क्या करे। फटाफट पॉकेट से मोबाइल निकालकर विकी को कॉल लगाई। विकी भी 5 मिनट पहले ही सोने के लेटा था मगर इस वक्त रोहान की कॉल देखकर हैरान हुआ। हेलो विकी, जल्दी गाड़ी लेकर मेरे फ्लैट पे आ। रोहान घबराया सा बोला। क्या हो गया यार? ऐसी भी क्या टेंशन हुई है? यार पता नहीं ज़ोया को क्या हो गया, बेहोश पड़ी है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है। बेहोश? क्या किया है तूने उसके साथ? यार मैंने कुछ नहीं किया। घर आकर उसे देखा तो बेहोश पड़ी थी। तू जल्दी आ जा बस। रोहान को उसके सवाल का जवाब देते उसे तब चढ़ी थी। आ रहा हूँ। विक्की ने जल्दी से गाड़ी की चाबियाँ उठाता बाहर निकला और फ़ोन काटकर गाड़ी स्टार्ट की। रोहान ने ज़ोया की अलमारी खोली, उसके कपड़ों में से उसकी चादर ढूंढी, अच्छी तरह से उसे उड़ाई। 10 मिनट में विक्की पहुंचा था। उसने रोहान को कॉल करके आने का बताया। रोहान ज़ोया के कांधे पे डाले बिल्डिंग से बाहर आया था। विक्की गाड़ी के बाहर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। जब रोहान ने एक नाजुक सा वजूद अपने कांधे पे डाले बाहर आ रहा था। चादर से वो वजूद पूरा ढका हुआ था, बस एक हाथ बाहर लहरा रहा था। उसके पास आते ही विक्की ने जल्दी से बैक सीट का दरवाज़ा खोला। रोहान ने ज़ोया को बैक सीट पर लिटाया और खुद उसके पास बैठकर उसका सर अपनी गोद में रख उसका हाथ थाम लिया। वो अभी भी बेसुध पड़ी थी। विक्की ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके हॉस्पिटल के रास्ते पे डाल दी। रोहान परेशान हाल ज़ोया का हाथ अपने हाथ में लिए उसे रगड़ रहा था। ज़ोया का चेहरा मुकम्मल ढका हुआ था, बस हाथ उसके हाथ में थे। विक्की उसे बेकव्यू मिरर से देख रहा था। उसका परेशान होना ज़ोया के लिए उसे अच्छा लगा था मगर वहीं ज़ोया के लिए फ़िक्र भी थी। जल्द ही वो अस्पताल पहुंच गए जहां डॉक्टर्स ने फौरी ट्रीटमेंट दिया था ज़ोया को। आप पेशेंट के क्या लगते हैं? डॉक्टर ने ज़ोया के साथ रोहान और विक्की को देखकर इंग्लिश में पूछा। हस्बैंड, विक्की बोला था ही था कि मैं हस्बैंड, रोहान झट से बोला और विक्की को घूरा। हाँ तो तेरा ही बताने वाला था, विक्की ने कहा। मैं हूं ना बताने के लिए, तू बैठ जा, रोहान बोला। शी इज़ माई वाइफ। डॉक्टर से बात करने लगा तो डॉक्टर ने उसे बताया बुखार तेज़ होने की वजह से बीपी का काफ़ी लो हो गया था। कुछ ना खाने पीने की वजह से वीकनेस हो गई है। ट्रीटमेंट करे पेशेंट अब पहले से बेहतर है। ज़ोया को ड्रिप्स लगी हुई थी। रोहान उसके पास चेयर पे बैठा, उसका हाथ पकड़े हुए बैठा, उसके मुरझाए चेहरे को गौर से देखे जा रहा था और अपने रात वाले किए गए रवैये पे नादम भी था। शुक्रिया अदा कर रहा था कि वो ठीक है, वरना डैड उसे नहीं छोड़ने वाले थे। अब पहले से भी काफ़ी बेहतर थी।
दवाइयों के ज़ेर असर अभी भी नीम बेहोश थी। रात के तकरीबन 3 बजे ज़ोया को डिस्चार्ज कर दिया गया और वो उसे लिए घर आया कि उसे विक्की ने ड्रॉप करके जा चुका था। रोहान ज़ोया को उठाए अपने कमरे में आया, उसे बेड पे लिटाकर ऊपर अच्छे से कंबल उड़ाकर वॉशरूम चला गया। कुछ ही देर में वो मुंह हाथ धोकर बाहर आया, उसके बराबर में आके लेट गया। वो अभी भी उन्नुदगी में थी। एक ही दिन में उसका चेहरा उतर गया था, उसके माथे पे लब रखे थे, फिर उसे अपने साथ लगाए आंखें बंद करे नींद उस पर हावी होने लगी। चाची, आप यहाँ इस वक्त? रात के 2 बज रहे थे जब ज़ारून पानी पीने की गर्ज से कमरे से बाहर आया। किचन की तरफ बढ़ रहा था कि उसे सफ़ीना हॉल में टहलती हुई नज़र आई। कुछ नहीं बेटा, बस नींद नहीं आ रही। जबकि उन्हें ज़ोया की फ़िक्र हो रही थी कि बात नहीं की उसने। कोई टेंशन है तो बता दे आप, ज़ारून को परेशान सी लगी। नहीं बेटा, परेशानी ज़ोया की है। वो छुपाना चाहती थी मगर फिर बता दिया। ज़ोया की? मगर क्यों? वो उसका नंबर बंद जा रहा है, सुबह से कॉल किए जा रहे, मुझे लगता है ठीक नहीं है शायद। चाची, आप साफ साफ बताएं क्या बात है? ज़ारून अब संजीदगी से पूछ रहा था। वो ज़ोया रोहान के बीच कुछ अनबन सी हो गई है। चाची, आप परेशान ना हो, मैं करता हूँ रोहान से बात। ज़ारून को शदीद गुस्सा आया था। ये रोहान के दिमाग का फतूर है, मैं अच्छे से जानता हूँ। वो सोचता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा, रोहान को कॉल की पे उसकी खबर लेने के लिए। सफ़ीना भी उसके पीछे गई। ज़ोया की आंख खोली तो खुद को रोहान के हिसार में पाया। कमज़ोरी के बाद हिल भी नहीं पा रही थी, मगर फिर भी उसका हिसार तोड़ना चाहा था। क्या मसला है तुम्हारा? सारी रात ख्वारी करवाई, अब सोने भी नहीं दे रही। वो आंखें वाह किए उसे घूर कर देखता हुआ बोला, क्यों बचाया मुझे? अच्छा होता आपकी जान छूट जाती। तुम नहीं जान छोड़ने वाली मेरी इतनी आसानी से। कहते ही उसका हिसार मज़ीद तंग कर दिया। चेहरा उसके चेहरे से मज़ीद करीब तर हो गया और मदहोश होता उसके अनाबी होठों को कैद किया था। उसके अंदाज में नरमी थी। और फिर पीछे हुआ और उसके चेहरे को तकने लगा जहाँ कोसे कज़ा के कहीं रंग बिखरे थे। तुम मुझे कॉल नहीं कर सकती थी? बताया क्यों नहीं? तबीयत ठीक नहीं या मरने का इरादा बनाए बैठी थी? वो इंतहाई नरम लहजे में गोया हुआ। वो मेरे पास आपका नंबर नहीं था। वो नज़रें झुकाई बोली, झूठ। तुम्हारे पास मेरा नंबर है, तुम्हारे मोबाइल में सेव है, दुश्मनी जान नाम से। रोहन ने कहा तो ज़ोया ने उसे नज़रें उठाकर देखा कि इसे कैसे पता। तो रोहन मुस्कुरा दिया, हमारी एक ही तो रिपोर्टर है। रोहन तुम्हारी बातें मुझे और मेरी बातें तुम्हें बताती थी। तो ज़ोया हंस दी, उसकी मुस्कुराहट में खौफ आ गया। इस कुर्सी को भी मैंने फ़ोन बजने लगा था इसलिए। नंबर देखकर ठिठका था। ज़ारून को क्यों कॉल कर रहा है? सब खैरियत तो है ना? तो खटखट आए कि बहन ने फ़ोन रिसीव करके कान के पास लगाया। हेलो, ज़ोया कहाँ है? उसका फ़ोन क्यों ऑफ जा रहा है? ना सलाम ना दुआ, डायरेक्ट अपनी बात कह रहे थे। प्लीज़ चाय पी लो, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम जो झूठ हो शायद कि मैंने तुम्हें वार्न किया था। ज़ोया के वहाँ आने के हक़ में मैं पहले ही नहीं था। ज़ारून ने सफ़ीना चाची के सामने ही उसे खड़ी खड़ी सुनाई। अब तुम्हें भाई कहूँ या साला? रोहन ने कदरों से कोई उसका मजाक उड़ाया। ज़ारून को उसका सुकून आग लगा गया। चाची बहुत परेशान है। ज़ोया के लिए क्या हुआ है? मुझे तो सच कोई बताएगा नहीं, मगर तुम्हारे दिमाग का फतूर मैं अच्छे से जानता हूँ। ज़ारून कदरों बदतमीजी से उतर आया। रोहन जानता तो इसका वर्तमान क्यों हो रहा है, इसलिए रिलैक्स था। सफ़ीना तो बड़ी घबराई थी। मैं अभी घर में हूँ। ज़ोया की तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ है ज़ोया को? रोहन ज़ारून पूरी बात सुने बगैर चिल्ला उठा। जैसे सफ़ीना का तो बुरा हाल हुआ था, उसका दिल बैठा जाए। रिलैक्स ज़ारून, बात तो पूरी सुन लो। ज़ोया अभी ठीक है, मैं हूँ उसके पास। रोहन उसकी बेजबानी पर गुस्सा आया था। ज़ोया ने फिर से उसके कान में से निकलना चाहा, मगर रोहन एक हाथ से फ़ोन कान से लगा जबकि दूसरा बाजू उसकी कमर के नीचे उसको पकड़े हुए था, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो दौड़ना चाहने तो उसकी बाली बदली हुई थी। ज़ारून ने वीडियो कॉल की उसे, शायद उसे यकीन नहीं था रोहन की बातों का। रोहन ने वीडियो कॉल उठाई, जिसमें कुछ नहीं नजर आ रहा था। वो बनियान पहने तकिए पे सर रख के लेटा नजर आ रहा था। ज़ारून को यकीन हुआ वो डर रही है। इतने अरसे बाद वो अपने भाई को देख रहा था, उसका दिल मौन हुआ, मगर अगले ही पल
नजर आ रहा था। सफीना पीछे खड़ी थी, स्क्रीन पे रोहान को देख पा रही थी। नहीं, मैं नहीं दिखा सकता, बस ये यकीन करो वो सही है और मैं उसके पास हूँ, रोहान ने ऐसे कदरे सुकून से कहा। रोहान, मैंने जोया को देखना है अभी, वो भी बजिद था। मुझ पर यकीन नहीं है तुम्हें अपने भाई पे? बात मत घुमाओ, जोया कहाँ है? चल फिर देख ले। रोहान ने मोबाइल को ज़रा पीछे किया तो जोया रोहान के सीने पे सर रखे थी। जोया मोबाइल स्क्रीन पर जारून को देखते ही ज़ोर से आंखें मींचे थी। जारून ने जोया को इस तरह देखा तो सटपटा गया। अब रोहान की बातों का सब मतलब समझ आया, वो इनकार क्यों कर रहा था। वहीं सफीना ने भी मोबाइल स्क्रीन को देखते ही नज़रें घुमाई। दोनों के दिलों में सुकून उतरा था। पल भर में बदगुमानी के बादल झड़े थे। देख लो, और रोहान की आवाज़ गूंजी थी। यार, मानता हूँ मैं अपनी गलती है, मगर मैं इतना बेहिस तो नहीं कि जोया को कोई नुकसान पहुँचाऊँ। रोहान ने बेचारगी से कहा, फिर मोबाइल कैमरा अपनी तरफ कर लिया। पहली बात तो पूरी सुन लो, फिर कोई रिएक्शन देना था। कल से ये बुखार में पड़ी थी, मैं ऑफिस में था, मुझे इसकी कंडीशन का नहीं मालूम था। एटलीस्ट जोई मुझे एक कॉल करके ही बता सकती थी इसे बुखार है। रात गए मैं घर लौटा था, अगर मैं ना देखता तो ना जाने क्या हो जाता। पूरी रात हॉस्पिटल में उसके पीछे ख्वार हुआ हूँ और अब तक अपने ऑफिस का काम छोड़कर इसकी तीमारदारी में लगा हुआ हूँ। इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा। पहले ही इतनी कमज़ोर थी, अब और ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है। ऐसे तो मैं तुम्हें चाचा नहीं बना पाऊँगा। उसकी आखिरी बात पे तीनों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी, जबकि जोया तो मज़ीद शर्म से पानी हुई थी। सॉरी यार, जारून शर्मिंदा हुआ था, जबकि सफीना का चेहरा खिल उठा था। वो वहाँ से चली गई। सॉरी के बच्चे, मुझे अफसोस है तुम्हें अपने भाई पे यकीन नहीं। अच्छा ना, शर्मिंदा क्यों कर रहा है? जारून ने खफगी से कहा। अच्छा चल, माफ़ किया, गलती मेरी भी थी। जोया के चमचे, ऑफिस जाना है, पहले ही लेट हो गया हूँ, कहते ही कॉल कट कर दी। आपको जारून के सामने यूँ नहीं करना चाहिए था। वो रोहान से हुई, क्या नहीं करना चाहिए था? वो अनजान बनता बोला। मुझे क्यों दिखाया कैमरे में? तुम्हारा भाई तुम्हें देखना चाह रहा था, फिक्रमंद हो रहा था। कल से फ़ोन बंद किए बैठी हो और मुझे विलन बना दिया है। पता नहीं क्या क्या जुल्म कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। वो कहता बेड से उठा था, पता नहीं बैटरी डेड हो गई होंगी। बस अब लेटी रहो और रेस्ट करो, उठना मत, अच्छा? और उसे तंबिया करता वॉशरूम घुस गया। जोया ने उठने की कोशिश नहीं की थी, जिस्म लग रहा था जैसे बेजान हो रहा है। वो फ्रेश सा वॉशरूम से निकला, जल्दी की तैयारी करने लगा। वो बस उसे देखे जा रही थी। अब उसकी तरफ पलटा था। मैं जा रहा हूँ, अब तुम अपना सामान अपने कमरे में शिफ्ट करो। आज जब मैं आऊँ तो मुझे तुम इसी कमरे में मिलो और जो हो पीछे सब भूल जाओ। अब बस आगे का सोचना है। हाँ, उसके रुखसार पे हाथ रख के बहुत प्यार से कहा उसने। फिर झुककर उसके माथे पे प्यार की मोहर सबत की और कमरे से बाहर निकल गया। कमरे के दरवाजे से बाहर निकला तो उसी वक्त जैनी भी घर में इंटरव्यू। जैनी के आने का टाइम हो चुका था। रोहान काफ़ी जल्दी में था। सलाम सर, आप इस वक्त घर पे? आपका तबीयत? जैनी ने बिना ब्रेक लगाए सारे सवाल टाले। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जैनी, जोया ठीक नहीं, उसकी तबीयत खराब है, इसलिए लेट हुआ हूँ। हाँ, उससे पहले नाश्ता करवा कर मेडिसिन खिला दो। वो इस वक्त मेरे कमरे में है। वो वहाँ ने तोड़ जोड़ करके बात मुकम्मल की थी, इसलिए उसकी जैनी से कहा था कि जोया उसकी कज़िन है। यस सर, आई एम योर वाइफ। जैनी ने उसकी मुश्किल आसार की तो चेहरा मुस्कुराया। उसके से जोया का ख्याल रखना, और हाँ, जोया का फ़ोन चार्ज पे लगाकर ऑन कर दो, क्योंकि जल्दी में पहले ही बहुत लेट हुआ है। रोहान के जाते ही जैनी ने जोया के लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता लिए वो रोहान के कमरे में। जोया बेड पे करवट लिए लेटी थी। गुड मॉर्निंग सिस्टर जोया। जोया ने सीधा होकर जैनी की तरफ देखा। गुड मॉर्निंग, हल्की सी आवाज़ में कहा। जैनी नाश्ता साइड टेबल पे रखा और उसे उठने में मदद की। सिस्टर, अब फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करो, मेडिसिन भी लेना है। वहाँ पर खास हिदायत करके गया है, आपका वहाँ ख्याल रखो और आपका मोबाइल भी चार्ज पे लगा दो। कल आपने लगता है मेडिसिन नहीं ली, इसलिए बुखार आ गया होगा। सर ने लगता है आपका बहुत ख्याल रखा है, जैनी ने उसे छेड़ते हुए कहा। जोया के चेहरे पे कहीं रंग खिले थे। चाची, अब आपको जोया की जानिब से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसने सब ठीक कर दिया है। रोहान को अपनी गलती का एहसास हो गया है। जारून ऑफिस जाने से पहले सफीना के पास आकर उसे तसल्ली देने लगा था।
हाँ बेटा, अब मैं सुकून में हूँ। बस तुम अपने डैड को भी समझा दो, वो भी परेशान है दोनों को लेकर। ओके, समझा दूँगा। मुझे अब ज़रा जल्दी ऑफ़िस के लिए। नाश्ता तो कर लेते, सफ़ीना ने रोकना चाहा। नहीं चाची, ऑफ़िस में कर लूँगा, बाय। वो हाथ लहराता कमरे से निकल गया। सफ़ीना ने शुक्र अदा किया था उसकी बेटी का घर बच गया। अब फ़िक्र थी तो ज़रदाद की कि वो अब क्या करेगी। ज़रदाद आज यूनिवर्सिटी आई थी, सारा हाल बयान किया कल का इरम के सामने। वो दोनों इस वक्त कैंटीन में बैठी समोसे से इंसाफ कर रही थी। वाह, अभी से इतनी केयरिंग, तुम्हारी मर्ज़ी पूछ रहा था। इरम ने कहा, हाँ दिल तो किया, साफ साफ बता दूँ उसे कि मुझे नहीं करनी शादी वादी, मगर मामा की वजह से बहाना बनाना पड़ा, वरना उन्होंने तो मुझे छोड़ना नहीं। वैसे लड़का कैसा लगा तुम्हें? इरम ने शरारती अंदाज में पूछा। जहर लगा मुझे वो तो, ज़रदाद ने मुंह बनाते हुए कहा। क्यों? इरम को हैरत हुई। क्या क्यों? मसूर की दाल कहीं का, 1 मिनट के लिए भी नजरें इधर से उधर नहीं की, मुझे ही ताड़ने में लगा रहा, ज़रदाद ने कुड़ते हुए कहा। दिल आ गया तुम पे उसका, मुस्कुरा भी रहा होगा नहीं तुम्हें देख के, इरम ने मस्का लगाया। तुम चुप करो, दिल आ गया होगा, ज़रदाद ने इरम की नकल उतारते कहा। यार रिश्ता तो पक्का हो गया है, अब तो तुम, मेरा तो यही मशवरा है, तुम समझा लो खुद को। इरम उसे समझाती हुई बोली कि जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी अपने रिश्ते को लेकर। मुझे नहीं करनी शादी वादी, उसने रोनी सूरत बनाकर कहा। वो तो करनी पड़ेगी। नहीं, ज़रदाद ने चीखने की एक्टिंग करते कहा। हा 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 हा। फिर दोनों हंस दी। रोहान ऑफिस आया और अपनी सीट संभाली थी। लैपटॉप पे तेज़ी से उंगलियां चल रही थी जब उसका मोबाइल रिंग हुआ था। हेलो, बगैर ऑन फ़ोन देखे कान से लगाया। कैसे हो बेटे? लहजे में प्यार समोए आलम साहब बोले। रोहान काम छोड़े फ़ौरन फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुआ। डैड, आप कैसे हैं आप? कैसा होऊंगा, तुम्हारी फ़िक्र खाई जा रही है, मुझसे गलत फ़ैसला हो गया है शायद। वो थके हुए अंदाज में बोले। ऐसा मत कहे डैड, रोहान का दिल को कुछ हुआ था। बेटा तुम चाहो तो जोया को छोड़ सकते हो, अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। अब जब चाहो उसे वापस भेज दो, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो। डैड, रोहान ने उनकी बात काटी। डैड, अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती होती तो वो यहाँ ना आती, रोहान बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? आलम साहब उसकी बात समझ नहीं पाए। मतलब ये कि डैड, उस दिन जो मैंने कहा वो आधा सच था। तस्वीर के दो रुख होते, अपना रुख तो मैं आपको दिखाया नहीं। सॉरी डैड। रोहान को अफसोस हो रहा था खुद पर। रोहान, साफ साफ कहो, क्या कहना चाह रहे हो? आलम साहब का लहजा सख्त हुआ। जब वो यहाँ आई थी तो मैंने उसे खुद से दूर रहने को कहा, बहुत बुरा सलूक रखा उसके साथ, तो फिर वो कैसे मेरे करीब आ पाती, मुझसे ताल्लुक़ क्यों रखती? गलती मेरी भी है पापा, आई एम सॉरी। रोहान ने अपनी गलती कबूल की, वो शर्मिंदा था। रोहान, आलम साहब का लहजा तेज़ हुआ। उन्होंने ऑर्डर दिया, मेरी बच्ची को वापस भेजो फ़ौरन। नो डैड, अब नहीं, मैं ज़ोया के साथ रहना चाहता हूँ। आप मुझे उससे दूर नहीं कर सकते। मान रहा हूँ अपनी गलती, मुझ पर ट्रस्ट करें, अब ज़ोया के साथ गलत नहीं करूँगा। आई एम सॉरी डैड, रोहान ने उन्हें ठंडा करना चाहा। तुमने ठीक नहीं किया रोहान, मगर मैं पहले ज़ोया से बात कर बा, बा, ज़ोया मगर मैं पहले ज़ोया से बताऊँगा, मगर फिर तुम्हें मौका देने के बारे में सोचूंगा, दो टूक अंदाज में कहते फ़ोन काट दिया। आलम साहब को यकीन नहीं आ रहा था रोहान ऐसा भी कर सकता है। कैसे उनकी नज़रों में ज़ोया को गिरा दिया, जबकि वो उन्हें अलग करने का फ़ैसला कर चुके थे, मगर कहीं कहीं पुरसुकून भी हुए थे। ज़ोया पहले से बेहतर महसूस कर रही, बुखार उतर चुका था। अपने कमरे में जाकर कपड़े चेंज किए, फिर अपनी माँ को कॉल लगाई। दूसरी बेल पे ही कॉल उठाई गई। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मेरी बच्ची कैसी है? मैं ठीक हूँ मामा। बुखार उतर गया मेरी बच्ची का? वो फ़िक्रमंद हुई। हाँ मामा, बट आपको कैसे पता?
जोया को हैरत हुई। वो बेटा ज़ारुन ने बताया था। असल बात छुपाते हुए सफ़ीना बस इतना ही कहा। ज़ारुन का ख़्याल आया क्या सोच रहा होगा वो रोहान के साथ यूँ देखकर। क्या हुआ ज़ोया, चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं मामा, मैं अब ठीक हूँ। रोहान ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। कल की सारी रौदात सुनाई। माशाअल्लाह, जीती रहो, खुश रहो। सफ़ीना ने खुश होते हुए ढेरों दुआएं दी थी और फिर ज़री के रिश्ते के पक्के होने के मुतालिक उसे बताया। ज़ोया बहुत खुश हुई थी ये बात सुनकर, मगर परेशान भी। ज़रताज को लड़का पता नहीं पसंद आया होगा कि नहीं। पहले ही वो शादी के लिए राज़ी नहीं थी। रात के 9 बजे के करीब रोहान और विक्की अपना काम ख़त्म करके ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकले थे। यार पहले तो तू मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दे, मेरी गाड़ी ख़राब है। अच्छा चल बैठ। दोनों गाड़ी में बैठकर चल दिए। रास्ते में रोहान को फूलों की शॉप नज़र आई तो सोचा ज़ोया के लिए ले ले। तू बैठ, मैं ज़रा फूल ले आऊँ। फूल? वो क्यों? विक्की को अंदाज़ा था ज़ोया के लिए है, फिर भी अनजान बनता बोला, तुझे किसने पूछा है अपनी बीवी के लिए ला रहा हूँ? हाँ, अब तुझे बीवी मिल गई, तुझे क्या ज़रूरत दोस्त की? मसनवी नाराज़गी दिखाता बोला। रोहान हंसते हुए गाड़ी से बाहर निकल गया। रोहान ने गुलाब के फूलों का खूबसूरत सा गुलदस्ता बनवाया और सड़क के उस क्रॉस करता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था जब अचानक एक गाड़ी बेकाबू होती रोहान की तरफ आई थी। रोहान! विक्की चिल्लाता हुआ गाड़ी से निकला, रोहान की तरफ दौड़ा। वो गाड़ी रोहान को टक्कर मारती खंबे से जा टकराई थी। फूलों का गुलदस्ता हवा में लहराता हवा में बिखर चुका था, जबकि रोहान ज़मीन पे खून में लथपथ पड़ा था। रोहान मेरा भाई! विक्की उसके पास ज़मीन पर बैठा उसका चेहरा थामता बोला, मुश्किल बोला। रोहान को स्ट्रेचर पर लिटाकर भगाकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा था और इसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जा चुके थे। विकी के कपड़े भी खून से भर चुके थे। वो परेशान और बाहर इर्द गिर्द के चक्कर लगा रहा था। रोहान की सलामती की दुआएं कर रहा था। परदेश में कोई अपना नहीं होता जो किसी के लिए दुआ करे। जो अपना देसी हमवतन मिल जाए वो किसी अपने से कम नहीं होता। आज रेहान के लिए ज़िंदगी और मौत के बीच में खड़ा था। उसे दुआओं की ज़रूरत थी जो सिर्फ विक्की ही उसके लिए कर सकता था। ना ही पिछले रिश्तेदार को बताने का हौसला होता है कि वो किस हाल में होते हैं। 11 बजने को आए थे। ज़ोया कब से रोहान का इंतज़ार में चक्कर काट रही थी, मगर रोहान था कि आने का नाम नहीं ले रहा था। ना जाने क्यों दिल बेचैन सा हो रहा था। 11 से 12 बज गए मगर रोहान का कुछ पता न था। बिलाखिर हार मानकर अपने मोबाइल से रोहान का नंबर मिलाया जो उसके पास सेव ही था तब से जब वो बाहर गया था, मगर ये क्या, नंबर तो बंद जा रहा था। अब तो मज़ीद घबराहट होने लगी थी। ना जाने क्यों रोहान के लिए दुआएं मांगने लगी, वो सही सलामत हो। वो तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं कि किसी से पता ही कर ले। ना खुद अकेले बाहर निकलने की हिम्मत थी। विक्की ऑपरेशन थिएटर के बाहर इधर उधर टहल रहा था। अभी तक कोई डॉक्टर बाहर नहीं आया था। परेशानी में मज़ीद इजाफा हो रहा था। रह रहकर ज़ोया का भी ख्याल आया था। अभी तो ज़िंदगी में खुशियाँ आनी शुरू हुई थी। अभी उन्होंने ज़िंदगी को जीना सीखा था। इनकी खुशियों को किसकी नज़र खा गई। दिल में रोहान की सलामती की दुआएं भी जारी थी। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद डॉक्टर बाहर आए तो विक्की उनकी तरफ लपका था। सर पे गहरी चोट लगी है। एक बाजू और एक टांग में भी फ्रैक्चर हुआ था। डॉक्टर ने रोहान की ज़िंदगी के लिए अगले 24 घंटे अहम बताए हैं। कुछ भी हो सकता है। रोहान का होश में आना ज़रूरी है, वरना या तो वो कोमा में चला जाएगा या याददाश्त खोने का डर है। विक्की मज़ीद परेशान हुआ था। रोहान के लिए बैठे बिठाए जान पे बनाई एक आंसू आँख से बह निकला था। ज़ोया ने सारी रात टहलते गुजारी। बेचैनी ही बेचैनी थी। सुबह 4 बजे उसके सोफे पे बैठे आँख लग गई। 7 बजे उसकी आँख दरवाजे पे बेल की आवाज़ से खुली थी। रोहान! मगर वो तो कभी बेल बजाकर नहीं आए। अपना दुपट्टा दुरुस्त करके उठी और दरवाजे तक गई। दरवाज़ा खोलने से डर रही थी, न जाने कौन होगा। फिर डरते डरते दरवाज़ा खोला तो सामने किसी अनजान शख्स को खड़े पाया जो बहुत परेशान सा लग रहा था। भाभी, मैं वकार हूँ, रोहान का दोस्त। विकी ने डरी सहमी ज़ोया को अपना तारुफ करवाया जो इसे देख कर डर रही थी। रोहान घर नहीं है। अपनी घबराहट पर काबू पाते वो बोली,
भाभी मुझे आपसे रोहान के बारे में बात करनी, मैं अंदर आ सकता हूँ? विकी ने अंदर आकर मुनासिब अल्फाज में जोया को रोहान के बारे में बताना चाहा था। रोहान घर पे नहीं है, आप जा सकते हैं। भाभी प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें, रोहान को इस वक्त आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ तसल्ली से मेरी बात सुन ले। वो इल्तिजाइया अंदाज में बोला तो जोया को मजबूरन आगे से अंदर आने के लिए जगह देनी पड़ी। भाभी आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। क्यों? जोया ने धड़कते दिल के साथ पूछा। वो रात को रोहान का एक्सीडेंट हो गया था। जोया ने अपने मुंह पे हाथ रखा था। रोहान की जान अभी भी खतरे में है, डॉक्टर ने अगले 24 घंटे अहम बताए। विक्की विकी की आंखें नम हुई थी, कहते कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रोहान को कुछ नहीं हो सकता, ऐसे कैसे मेरे साथ? जोया रोती हुई एक तरफ लुढ़क गई थी। भाभी प्लीज़ आप संभाले खुद को। विकी ने उसे थामना चाहा मगर हाथ हवा में ही रोक लिए थे। वो नाजुक सी लड़की को देखकर विकी को तरस आया था। भाभी प्लीज़ चले जल्दी वन रोहान के पास। जोया ने उसकी तरफ देखा। आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, मुझे ट्रैप कर रहे हो ताकि अब मैं आपके साथ चली जाऊँ? और आप? भाभी प्लीज़, अगर मैं आपको कैसे जानता हूँ रोहान की वजह से, तो फिर आपको रोहान के लिए मुझ पर यकीन करना होगा। जोया को इस वक्त इस पर एतबार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो दोनों इस वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में भागने के अंदाज में चल रहे थे। फिर सामने आईसीयू के आगे जाकर रुके। दरवाजे में बने होल से शीशे के उस पार रोहान के पट्टियों में बंधे मशीनों में जकड़े देखा तो जोया से रहा ना गया, बेसाख्ता चीख उठी, रोहान! हान! जोया भाभी प्लीज़ संभाले खुद को। विकी ने जोया को कंधे से थाम कर उसे रिलैक्स करना चाहा। भाई रोहान को क्या हो गया? मैंने कभी उनका बुरा नहीं चाहा, वो रोहान को इस हाल में नहीं देख सकती थी। प्लीज़ कुछ करे। रोते रोते जोया की आवाज़ बैठ गई थी। आप अल्लाह से दुआ करें रोहान के लिए प्लीज़, रोने से वो ठीक नहीं होंगे। मुझे रोहान के पास जाना है, प्लीज़ भाई मुझे रोहान के पास जाना है। जोया रोते हुए विकी की मिन्नतें करने लगी। अच्छा मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। विकी ने जोया के सर पर हाथ रख कर उसे तसल्ली दी थी। सीमा सोते हुए घबरा कर उठ गई। सोचा आँख खुल गई है तो ताज्जुद पढ़ी जाए। नमाज पढ़कर अपने बच्चों के हक़ के लिए दुआएं मांगी, फिर कुरान पाक की तिलावत करने लगी और फजर हो गई। आलम साहब की फजर के वक्त आँख खुली तो देखा सीमा पहले से ही बैठी हुई थी। वो बिना कुछ बोले वॉशरूम चले गए। वज़ू करके बाहर आए तो सीमा को वैसे ही बैठा पाया। क्या हुआ सीमा, कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं परेशानी तो नहीं है कोई, बस वैसे ही दिल बहुत घबरा रहा है मेरा, अल्लाह सब खैर करे। आलम साहब ने दिल से कहा, आमीन। आलम साहब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे जब सीमा उनके पास आई। मुझे रोहान से बात करनी है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है इस वक्त, फारिग वक्त में वो उससे बात कर लेना, अभी वो बिज़ी होंगे ऑफिस में। नहीं मुझे अभी बात करनी है। वो इनसे बजिद हुई। अच्छा भाई अब मुझे पहले मेरी चली है जो अब चलेंगी। हंसते हुए रोहान को कॉल लगाई मगर मुकाबिल फ़ोन ना जा रहा था तो उन्हें भी टेंशन ने आन घुरा। वो फ़ोन नहीं उठा रहा, मैं बाद में उसे कॉल करूँगा। आलम साहब ने बहाना बनाकर उन्हें टालना चाहा। जोया से रोहान की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। आंसू तवातर आंखों से बह रहे थे। फिर हिम्मत करके रोहान का हाथ अपने हाथों में ले लिया। रोहान प्लीज़ आंखें खोलिए, प्लीज़ आपको कुछ नहीं हो सकता, आपके बगैर नहीं रह सकती। अपनी मॉम के लिए, डैड के लिए आंखें खोलो। हम माजी का सब कुछ भुलाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे जिसमें सिर्फ मैं और आप होंगे। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मुझे कुछ याद नहीं कि आपने क्या किया, मुझे बस आपको चाहती हूँ, सिर्फ आप। रोहान मशीनों में जकड़े बेहोश पड़ा था। ये पट्टी बंधी हुई थी, आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पे जगह जगह खरोच थे। वो कहीं से भी पहले जैसा रोहान न लगा। विकी उन दोनों को शीशे के उस पार देख रहा था। उसका दिल भर आया था। इन दोनों को देखकर आंखों में आई नमी को फट से कफ से साफ किया। अभी तो इनकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था, इतनी जल्दी इख्तिताम कैसे हो सकता है? नज़रें आसमान की जानिब उठी थी। ए अल्लाह इन्हें ना जुदा करना।
रोहान का नंबर बार बार मिलाने के बावजूद भी नंबर पावर ऑफ जा रहा था। आलम साहब मज़ीद परेशान हुए थे। फिर जोया का नंबर डायल किया। जोया रोहान के पास ही चेयर खिसका कर बैठी थी। जब उसका फ़ोन बजा उसके हाथ कांपने लगे। नंबर देख के जैसे तैसे खुद को नॉर्मल करके फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? कि वो रोहान का मोबाइल कल गिरकर टूट गया तो इसलिए बंद है। जोया को समझना है क्या बहाना बनाए। अच्छा मैं तो परेशान हो गया था। वो पुरसुकून होते बोले तो जोया को ने गहरा सांस लिया था। बेटा एक बात कहूँ? जी बोले। अगर तुम्हें रोहान के साथ नहीं रहना तो तुम यहाँ आ सकती हो। नहीं, हाँ अभी नहीं आऊँगी वापस। मैं आना चाहती हूँ मगर अभी मुझे रोहान के साथ रहना है। रोहान को देखते उसने बमुश्किल बात मुकम्मल की। ठीक है बेटा, खुश रहो, कहते आलम ने कॉल काट दी। शाम 4 बजने को आए थे मगर रोहान की हालत जो की तो थी। डॉक्टर्स उसे बार चेक कर रहे थे। विक्की और जोया आईसीयू के बाहर खड़े बस रोहान और डॉक्टर की कार्रवाई देखे जा रहे थे। जोया की आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जोया सिस्टर प्लीज़ दुआ करे, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर रोहान को कुछ हो गया तो घर क्या जवाब दूंगी? वो हिचकियों से रोते हुए बोली। नर्स भाग कर आई और उन्हें इतला दी कि पेशेंट को होश आ गया। वो दोनों अंदर भागे थे। रोहान ने जब आँख खोली तो अपने इर्द गिर्द डॉक्टरों का हुजूम पाया। नासमझी में सबको देख रहा था। जब हाथ हिलाना चाहा तो दर्द की टीसें उठने लगी थी। फिर आहिस्ता सब याद आने लगा कि कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था। ही डोंट मूव। इसे हिलता देखकर डॉक्टर जल्दी बोला। रोहान, विक्की और जोया उसके पास आकर फिर से बोले थे। रोहान ने उनकी जानिब सर घुमाना चाहा तो सर में शदीद दर्द महसूस हुआ। प्लीज़ गेट आउट ऑफ हेयर, लेट अस डू आवर जॉब। प्लीज़ आप लोग यहाँ से निकले, हमें अपना काम करने दें। डॉक्टर ने उन्हें सख्ती से बाहर जाने को कहा तो विक्की ने जोया के कंधे से पकड़कर ज़बरदस्ती बाहर ले गया, जबकि वो जाना नहीं चाह रही थी। भाई प्लीज़ मुझे रोहान से दूर मत करे, मुझे उसके पास रहने दे। जोया, वो लोग देख रहे हैं, रोहान को प्लीज़ डिस्टर्ब मत करें, उन्हें बात समझो। वो उसे बाहर ला कर नरमी से समझाता हुआ बोला तो वो रोती बेंच पे बैठ गई। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ ही इज़ आउट ऑफ डेंजरस। मुबारक हो, अब खतरे से बाहर है। इन दोनों को जान में जान आई। शुक्र अदा किया था अल्लाह का। कुछ देर बाद रोहान को अलग कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। जोया रोहान के पास आई थी। रोहान, लरजती आवाज़ में पुकारा था जोया ने तो रोहान ने आंखें खोली थी। जोया ने रोहान का हाथ थाम लिया था। रोहान, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ना, मैं मर जाऊँगी आपके बगैर, रोते हुए जोया ने कहा था। जोया मत रो। रोहान के मुंह से बस इतना ही निकल सका। उसे जोया का रोना बर्दाश्त ना हुआ था तो जल्दी से जोया ने अपने आंसू साफ किए। नहीं रोती मैं। जोया मुस्कुराई मगर आंखें अभी भी नम थी तो रोहान ने बस पलकों को ही झपका। प्लीज़ पेशेंट को डिस्टर्ब ना करें। नर्स ने अंदर आते ही जोया को टोका। रोहान को इंजेक्शन दिया था जिसके बाद वो दोबारा उन्नदगी में चला गया। वक्फे से डॉक्टर रोहान का चेकअप और ट्रीटमेंट कर रहे थे। भाभी, मेरे ख्याल से आपको अब घर चला जाना चाहिए। रोहान की हालत अब खतरे से बाहर है। रात काफ़ी हो रही है, आपका यहाँ रुकना मुनासिब नहीं, विक्की ने जोया से कहा जो परेशानी में ठहर रही थी। नहीं, मुझे नहीं जाना। रोहान को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो अटल लहजे में बोली तो विक्की खामोश हो गया। रात के आखिरी पहर रोहान की आँख खुली थी। जोया उसके करीब चेयर पर बैठे रोहान का हाथ पकड़े हुए बेड पर सर रखे हुए सोई हुई थी। उसका सर रोहान के हाथ के करीब था। रोहान ने आहिस्ता से 2 उंगलियां उठाकर उसके बालों में फेरी। जोया, मुझे भी तुमसे मोहब्बत होने लगी थी। अभी तो मैंने जीना है तुम्हारे साथ। तुम्हारे लिए ही तो खुदा ने मुझे ज़िंदगी दी है। वो इससे दिल में मुखातिब हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। सुबह 10 बजे। रोहान अब पहले से काफ़ी बेहतर था। जोया उसे सूप पिला रही थी जो मुंह का जाविया बिगाड़ रहा था। रोहान, एक चमचा और प्लीज़। जोया ने फिर एक चमचा भरकर उसके सामने बढ़ाया जो रोहान ने फिर से मुंह में लिया और दूसरे हाथ से सूप पर एक किया।
सर पर पट्टी बंधी और एक बाजू पे पट्टी बंधी और दूसरा टांग भी पट्टियों की जद में था। बेड को तकिए के साइड से उठाया हुआ था, जिसके साथ वो टेक लगाए बैठा हुआ था। सामने टेबल लगाया हुआ था। जोया उसके सामने बेड पे बैठी हुई थी, उसे ज़बरदस्ती सूप पिलाई जा रही थी। पीछे विक्की दोनों हाथ बांधे खड़ा था। इन दोनों को नज़र इन दोनों पे थी। मुस्कुराकर देख रहा था। रोहन, आपको ये सारा ख़त्म करना है? सूप का प्याला अभी भरा था। प्लीज़ जोया, बाद में, वो आहिस्ता से बोला। अच्छा ठीक है। जोया ने उस पर तरस खा ही लिया। विकी ने इन दोनों को अकेला छोड़ना चाह कमरे से बाहर निकल आया। कॉरिडोर में चलता थोड़ा आगे गया तो सामने देखा वो ठिठका मारिया। उल्टे पैर वो अंदर पर भागा। भाभी, आपको अब घर चलना चाहिए, मैं हूँ यहाँ। विकी जल्दी से बोला, कहीं मारिया ना पहुँच जाए। जोया अभी भी रोहन के बेड पर उसके सामने बैठी हुई थी। रोहन, मारिया आ रही है। विकी ने मारिया पे नाम बस लिप्स हिलाया। विकी ने फिर लिप्स हिलाए, जो रोहन समझ गया। मारिया। जोया, प्लीज़ जिद ना करो, मेरे कोलीग्स और वर्कर्स आएंगे तो तुम प्लीज़ चली जाओ, रेस्ट करो। 2 दिन से मेरे पीछे यहाँ ख्वार हो रही हो। तो जोया उठ गई, जबकि उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था। अच्छा, आप ख्याल रखिएगा अपना, आप चले बाहर, मैं आ रहा हूँ। वो कमरे से निकल गई। मारिया रोहन के कमरे का पता करवाती रोहन के कमरे के पास चलती हुई आ रही थी। जोया कमरे से निकल चुकी थी। वो दोनों आमने सामने से पास से गुजर गए। अगर मारिया जोया भाभी के होते पहुंच जाती तो पक्का भी थेरी एक और हड्डी टूट जानी थी। हाय हनी, ये क्या कर दिया तुमने अपने साथ? मारिया कमरे में दाखिल होते हुए बोल पड़ी। उसे पट्टियों में जकड़ा दे। दिल चाह रहा था उसका गाड़ी के सामने आने का। विक्की मारिया को देख बोला, रोहन तुम्हारे ऑफिस गई तो वहाँ से पता चला तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में। थैंक गॉड तुम ठीक हो। मैं कितनी परेशान हो गई थी, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। रोहन ने विकी को बीच में टोक दिया, तो तुमने क्या कर लेना था, जिसको यहाँ होना था। विकी, प्लीज़ तुम जाओ। तो विकी निकल गया वहाँ से। जोया को उसके फ्लैट पे छोड़ने के बाद वो भी घर गया था अपनी। आज की कहानी बस यहीं तक। मैं यहाँ पे बहुत शोर शराबा है जहाँ मैं इस वक्त हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको कहानी बिल्कुल किसी डिस्टर्बेंस के बगैर भेजूँ, लेकिन थोड़ी मजबूरी है, आप समझोगे तो प्लीज़ हैंडल कर लेना। मेरी कहानी को बर्दाश्त कर लेना शोर शराबे के साथ। इंशाल्लाह जल्दी ही वापस आगे की कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए खुश रहे, खुशियाँ बांटे और अपनी दुआओं में अपनी बहन को ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं जल्दी। अल्लाह हाफिज़।